Good morning, students. Today we are going to start 9th chapter of our book and our chapter name is Force and Laws of Motion. कि फोर्स क्या होती है और इसके लॉज क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हमने अपने लास्ट चैप्टर में 8th चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उसकी पोजीशन के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और एक्सेलरेशन के टर्म में. और हमें पता है कि मोशन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. बट हमने अभी तक ये डिस्कवर नहीं किया था कि मोशन होता किसकी वजह से है. स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज की होती है टाइम के साथ. क्या हर मोशन को एक कोज चाहिए होता है? मतलब ये सब क्वेश्चंस अराइज हुए और ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम बनी रही मोशन की कई सालों तक, मैनी सेंचुरीज तक साइंटिस्ट से प्रॉब्लम आते रहे कि अब एक बॉल ऑन द ग्राउंड, अगर हमने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड पे, उसको हम अगर स्मॉल से हिट देंगे तो थोड़ी दूर तक जाएगी, उसके बाद जाके रुक जाएगी. इस ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या पता लगा कि जो रेस्ट नेचुरल स्टेट ऑब्जेक्ट की, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने मूव किया है तो कभी ना कभी आके तो वो रेस्ट पे रुक जाएगा. कि अगर हमने बॉल को हिट किया हल्का सा, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाएगी. इसका मतलब ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि रेस्ट है जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा वो. पर ये तब तक ट्रू था जब तक कि गैलीलियो गैलीली और इसाक न्यूटन ने, साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया था. तो उन्होंने क्या किया कि इससे कि सब ऑब्जर्वेशन से यह था कि नेचुरल स्टेट होती है, मतलब रेस्ट होता है, पर इन्होंने डिफरेंट उसको प्रूव किया. उन्होंने क्या देखा कि अगर हम किसी ट्रॉली को पुश कर रहे हैं तो वो मूव करेगी, अगर किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तब वो मूव करेगा, अगर हम किसी चीज़ को हिट कर रहे हैं तब वो मूव करेगा. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इन अवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व द सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड. हमें पता है कि कोई एफर्ट करना पड़ता है हमें किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे उसको मूव करवाने में, और कोई मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने में हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं अपने. और ये हमारी मस्कुलर एफर्ट होता है क्योंकि हम अपने हैंड से मूवमेंट करते हैं, मस्कुलर एफर्ट होता है. तो हमें कोई पुश करना पड़ता है, किसी चीज़ को हिट करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए, कि अगर रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए हमें अपने मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ता है. अब ये पुश, पुल और हिट किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स पे डिपेंड करता है. तो फोर्स क्या होता है? हमने कभी इसको टेस्ट या देखा तो है नहीं, बस हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो जो पुशिंग है, हीटिंग है या पुलिंग है, ये सब क्या होते हैं? फोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स मोशन में आते हैं. ठीक है. अब ये ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं मूव क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम उन पर फोर्स लगाते हैं. जैसे हम उन पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे. फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है. जैसे कि वेलोसिटी, जैसे मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हमने उस पर फोर्स लगा दी तो शायद उसकी बढ़ भी सकती है, कई बार फोर्स लगाएंगे तो कम भी हो सकती है. तो मैग्नीट्यूड में क्या करता है, वो उसके चेंज कर देता है, या तो उसको स्लो कर देगा या उसको फास्ट कर देगा, या शेप और साइज में भी चेंज लेके आ सकता है. अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है. लेट करो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो धागे लगाए हुए हमने, एक एक्स है और एक वाई है. मतलब एक एक्स साइड से एक वाई साइड से धागे लगाए हुए हैं. एक्स पे एक पर्सन खड़ा है, वो इसको यहाँ से पुल करेगा, वाई पे एक पर्सन पड़ा है, वो पुल करेगा. अगर ओनली एक्स वाला पुल करेगा तो वो एक्स की तरफ मूव कर जाएगा बॉक्स, अगर वाई वाला करेगा तो वाई की तरफ कर जाएगा. पर अगर एक्स और वाई दोनों मूव कर रहे हैं तो हमारा नाम मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं. तो जिस केस में दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगती है उसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स. पर अगर अब एक्स वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा है वाई से, तो एक्स की तरफ मूव करेगा, और दोनों लगा रहे हैं पर वाई वाला ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो वाई की तरफ मूव करेगा, तो वो हो जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स. ये वुडन ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे 2 स्ट्रिंग्स जोड़े हुए हमने, एक्स और वाई दोनों साइड से. इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर हम स्ट्रिंग एक्स को खींचेंगे तो वो मूव करेगा राइट की तरफ, एक्स की तरफ. अगर हम वाई को खींचेंगे तो वो मूव करेगा लेफ्ट की तरफ. बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर उसको हम दोनों साइड से पुल कर रहे हैं इक्वल फोर्स के साथ, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा. उन फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस फोर्स. और वो जो मोशन होता है उसको चेंज नहीं, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रखेगा, मोशन में तो मोशन में रखेगा, मतलब उसको चेंज नहीं करता. अब एक सिचुएशन कंसिडर करो जहाँ पे अपोजिट फोर्सेज लग रही हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड से, मतलब कि एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है. तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन मूव करेगा. इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिस साइड से ज़्यादा लग रही है उस साइड से करेगा. इस केस में फोर्स बैलेंस नहीं हुई तो इसे बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. तो सजेस्ट ये किया गया कि अनबैलेंस फोर्स चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने के लिए. अब जैसे ये चिल्ड्रन है, ये बॉक्स को पुश कर रहे हैं, पर नीचे क्या लगती है, सरफेस और ग्राउंड बॉक्स के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं करेगा. फिर दोबारा हम लगा रहे हैं
दोबारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो ये पुश कर रहे हैं पुशिंग फोर्स वो बराबर हो रही है। पर जब इनकी जो पुशिंग फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। और या जब हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो क्या होता है, जब हम पैडल करना स्टॉप कर देते हैं तो बाईसाइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, तो वो उसको ओवरकम कर देगी, मतलब बैलेंस कर देगी। और अगर हमें बाईसाइकिल को मूव करवाना है तो हमें पैडलिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे हमें क्या समझ आ रहा था कि एक अनबैलेंस फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाने के लिए, बट ये क्या था, इनकरेक्ट था। क्योंकि क्या बोला साइंटिस्ट ने कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब मूव करेगा, जब जो फोर्सेज है, मतलब पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है, वो बैलेंस होंगी। अगर वो बैलेंस है तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, अगर उस पर हम कोई अनबैलेंस फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। अगर अनबैलेंस फोर्स हमने उस पर लगा दिया तो उसकी या तो स्पीड में चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर फ्रिक्शनल फोर्स और जो पुशिंग फोर्स है वो बैलेंस है तो वो मूव नहीं करेगा, या अगर वो मूव कर रहा है तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो या तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो इसका मतलब कि किसी भी मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ती है। और उसकी एंड चेंज इन स्पीड में चेंज कब तक रहेगा, वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इज अनबैलेंस फोर्स। जब तक हम वो अनबैलेंस फोर्स लगाते रहेंगे तब तक वो स्पीड में चेंज आता रहेगा। हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड, अगर इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो जिस टाइम रिमूव किया, जिस वेलोसिटी से उस टाइम मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी पे वो एक्वायर रहेगा, उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो ने क्या किया, मोशन देखा इंक्लाइंड प्लेन्स पे। तो उसने क्या बोला, जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स, जब उन पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उन पर कोई फोर्स नहीं है, जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से मूव करेंगे। उसने क्या देखा कि जब मार्बल को रोल डाउन करते हैं इंक्लाइंड प्लेन्स पे, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। मतलब अगर हमने नीचे रोल डाउन किया है तो ऊपर से आते आते उसकी वेलोसिटी नीचे तक आते आते क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और किसकी वजह से मार्बल नीचे गिरता है, ग्रेविटी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड, तो उसकी वजह से नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि अगर उसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है जब वो क्लाइंब करता है। जब वो क्लाइंब करता है उसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब 9.c में वो क्या दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि जिस वेलोसिटी से वो नीचे आता है उसी वेलोसिटी तक वो उसी हाइट तक ऊपर जाता है। 9.c में एक मार्बल है जो रेस्ट कर रहा है आइडियल फ्रिक्शन, मतलब एक मार्बल है स्टार्टिंग में। वो क्या बोल रहा है कि जब मार्बल रिलीज हुआ लेफ्ट इधर से तो नीचे तक आएगा। अब जितनी हाइट से वो नीचे आया है उतनी ही हाइट पे वो यहाँ पे ऊपर जाएगा, जितनी हाइट तक नीचे आया उतनी ही हाइट तक वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज। जिस हाइट से वो रिलीज हुआ उसी हाइट पे वो अपोजिट साइड में मूव करेगा। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द प्लेन्स ऑफ बोथ एंगल है इक्वल देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय रोलिंग डाउन। वो कहता है अगर जो ये एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल है, अगर वो बराबर है तो जिस हाइट से वो, जितनी हाइट से वो नीचे है उतनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा। पर अगर हम एंगल को क्या कर दें, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें, तो वो उसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा होती रहेगी। मतलब वो जिस हाइट तक आया उस हाइट तक तो मूव करेगा पर उसको डिस्टेंस ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तो सेम डिस्टेंस पे मूव कर रहा था पर धीरे धीरे उसको डिस्टेंस ज़्यादा मूव करना पड़ेगा ताकि वो उस हाइट तक अचीव कर सके। तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि जो उसकी एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द राइट साइड प्लेन पर ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर इंक्लिनेशन डिक्रीज हो रहा है राइट साइड का तो डिस्टेंस के लिए तो वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ओरिजिनल हाइट तक पहुंचने के लिए जिस हाइट से वो आया है। अगर राइट साइड प्लेन है वो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए तो जो मार्बल है कंटिन्यू टू ट्रैवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट, तो वो ट्रैवल करता रहेगा सीधा। ट्रैवल कब तक ट्रैवल करता रहेगा, जब तक कि वो जिस हाइट से आया था वो हाइट तक ना पहुंच जाए, तब तक वो क्या करता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा। तो इस केस में अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो है। तो इट दस सजेस्ट्स दैट एन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। पर इसका मतलब क्या है कि मार्बल के मोशन को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए होती है। पर इस केस में जो अनबैलेंस फोर्स है वो जीरो है। पर प्रैक्टिकली अगर हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो होती है सरफेस पे, तो उसकी वजह से वो उसको मूव ऊपर जाने नहीं देगा। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में करें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि जो
प्रेजेंस होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो जैसे वो बॉल नीचे आएगी तो उसको फ्रिक्शनल मूव नहीं करने देगा, तो ये एक्चुअली मूव करना मुश्किल है। थोड़े एक्चुअली में क्या होगा कि मार्बल थोड़ा सा मूव करेगा, उसके बाद जाके वो रुक जाएगा। हम फ्रिक्शन थोड़ा सा कम कैसे कर सकते हैं, स्मूथ मार्बल लेके और स्मूथ प्लेन लेके कर सकते हैं, पर फिर भी फ्रिक्शन तो रहेगा। अब जो न्यूटन ने डिस्कवरीज दी थी उसी के बेस पे न्यूटन ने उसको थोड़ा सा और स्टडी किया, उसके बेस पे उसने 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ क्या था उसका कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में रेस्ट की, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करते हैं, मतलब रोकते हैं अपनी स्टेट को चेंज करने में। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, अगर मोशन में है तो मोशन पे रहना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग। तो टेंडेंसी क्या होती है कि वो चाहते हैं कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहे, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहे, उसे बोलते हैं हम इनर्शिया। तो इसलिए फर्स्ट लॉ को हम इन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया की ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही वो रहना चाहता है। जैसे कि हम अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार लॉ ऑफ इनर्शिया के बेस पे होता है। अगर हम रेस्ट पे हैं, हम सीट पे बैठे हैं, जब जैसे हम सीट पे बैठे हैं कार मूव कर रही है, जैसे एकदम ब्रेक लगती है हम कहाँ गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी फीट है वो तो मोशन में, जो कार मूव कर रही है उसके साथ, पर जो हमारी अपर बॉडी है वो रेस्ट पे होती है, तो एकदम से वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, उसकी वजह से वो कहाँ मूव करती है? फ्रंट की तरफ गिरती है। इसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है, इसलिए हम क्या वियर करते हैं? सीट बेल्ट वियर करते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है कोलिजन का पैनल्स जो फ्रंट में वो ना लगे, और उसके लिए हम सेफ्टी बेल्ट को वियर करते हैं। इसी तरह से अगर क्या होता है, कई बार हम स्टॉप पे है, कोई हमारी बस या कार स्टॉप पे है और वो एकदम से स्टार्ट होती है, तो हम कहाँ गिरते हैं? हम पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बस स्टॉप पे होती है, रुकी हुई होती है, तो हमारी जो फिट है वो तो रेस्ट पे है, और जो हमारी अपर बॉडी है वो तो मोशन में है। तो एकदम से वो जैसे बस स्टार्ट होगी तो हमारे फिट तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनर्शिया की वजह से, और हम कहाँ गिरेंगे? पीछे की तरफ। या फिर अगर हमारी जब कार एक शार्प टर्न लेती है तो जिस साइड वो टर्न लेगी तो हम उसके अपोजिट साइड गिरते हैं। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में हमारी कार जा रही है तो अगर इधर टर्न लिया तो हम इस तरफ गिरेंगे क्योंकि वो इनर्शिया पे रहने की कोशिश करती है। इसी तरह से कैरम बोर्ड में अगर हमारी एक पाइल बनी हुई है, हम जब स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइकर से, तो नीचे वाली तो पीछे की तरफ आएगी, बाकी सारी उस तरफ गिर जाएंगी। क्यों? क्योंकि तो नीचे वाली पे तो फोर्स लगाई, बाकी सारी रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे तो वो आगे की तरफ गिर जाती हैं। इसी तरह एक एक्टिविटी है ये कि अगर हम ग्लास के ऊपर एक छोटा सा कार्डबोर्ड रखें और उस पर हम एक कॉइन रखें, तो जैसे हम उसको हल्का सा ट्रिक करेंगे तो जो कॉइन है वो नीचे गिर जाएगा और कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा, क्योंकि जो कॉइन था वो रेस्ट पे था, तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा। अब इनर्शिया और मास कैसे रिलेट हैं? इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स अपने स्टेट ऑफ मोशन में, रेजिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, अगर वो मूविंग है तो वो मूविंग रहने की कोशिश करेगा। तो जो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, इसे इनर्शिया बोलते हैं कि वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है। अब क्या बॉडीज़ का सेम इनर्शिया होता है? नो। हमें पता है कि अगर हमें एक बॉक्स को पुश करना है, एम्प्टी बॉक्स को ईजी है पुश करना, पर जो बॉक्स फुल ऑफ बुक्स है उसे पुश करना मुश्किल है। ऐसे ही अगर हम एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो वो किक ईजिली हो जाएगी, पर अगर फुटबॉल के साइज़ की हम स्टोन को पुश कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होगा और हमारी बॉडी को, हमारे फिट को इंजरी भी हो सकती है। तो इस तरह क्यों हो रहा है? ये क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स हम, अब एग्जांपल है जैसे कि हम अगर 5 रुपीज़ कॉइन, इस एक्टिविटी में अगर हम 1 रुपये कॉइन यूज़ करें तो हम इजीली लेसर फोर्स लगानी पड़ेगी। या फिर अगर हम किसी कार्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, क्या उसको हम उसी फोर्स से हम ट्रेन को पुश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ट्रेन तो बहुत मास ज़्यादा है, तो वो नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है? इन कंपैरिजन टू द कार्ट, जो कार्ट है उसके कंपैरिजन में ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, तो उसको टेंडेंसी हमारी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करवाने के लिए। इसके मतलब वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट है या जिनका मास ज़्यादा है वो उनका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा। तो इनर्शिया को हम किसके टर्म्स में मेज़र करते हैं? मास के टर्म्स में। जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया, जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मतलब इनर्शिया ज़्यादा कब होगा? जब मास ज़्यादा होगा। इनर्शिया इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन।
इनर्शिया क्या होता है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, मतलब अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किससे मेज़र करते हैं, उसके मास, इनर्शिया को हम मास से मेज़र करते हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो, फिर भी किसी को कोई डाउट है मुझसे क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच।